वीडियो में मुक्ति बोध जी की कविता अंधेरे में के 5वें भाग का अध्ययन हम करेंगे। इसके पिछले वीडियो में भाग 4 पर हमने विस्तार से बात की थी, तो ये हम देखते हैं कि अंधेरे में कविता में जो दृश्य हैं वो बदलते रहते हैं और दृश्यों के बदलने से बिंब भी बदलते हैं, बनते हैं, और बिंबों के बनने से अर्थ उससे निकलते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो केंद्र में दृश्यों को लेकर के आती है और इसलिए जो दृश्य हैं उनके भीतर बहुत गहरे अर्थ छिपे होते हैं। पिछले भाग में हमने देखा था कि जो काव्य नायक है वो बरगद के पेड़ के पास खड़ा है, जहाँ एक गुरु गंभीर महान अस्तित्व महकता है। वह इस प्रकार महकता है जैसे कि खंडहरों के अंदर कई प्रकार के फूलों का उद्यान महकता। एक ऐसी महक जो कि उद्यान से तो आती है, लेकिन वो उद्यान किसी खंडहर में बंद है। लेकिन वह उद्यान ठीक ठीक कहाँ है इसका पता नहीं लगता। ये लगभग वैसी स्थिति है कि जब कबीरदास कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। वहाँ तो खैर एक आध्यात्मिक संकेत कबीर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सामान्यता मुक्ति बोध जी के साथ दिखती है कि जो महक आ रही है एक सकारात्मक रूप में, वो कहीं न कहीं उसी तरह छिपी हुई है। उसका स्रोत इस तरह से छिपा हुआ है जैसे मृग के भीतर कस्तूरी कहीं रखी रहती है। इसी महक लहर के भीतर एक गुप्त चिंता और वेदना के छटपटाने के भी संकेत हैं, जो पिछले भाग में हमने किए थे। अब अगर हम 5वें भाग को शुरू करें तो उसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार शुरू होती हैं। वो वहीं बरगद के पेड़ के पास ही खड़े हैं और ये पंक्तियाँ आती हैं कि एकाएक मुझे भान, पीछे से किसी अजनबी ने कंधे पर रखा हाथ, चौंकता मैं भयानक, एकाएक थर थर रेंग गई सिर तक, नहीं नहीं ऊपर से गिरकर। तो बरगद के पेड़ के पास ही वो खड़े हैं और ऐसा लगता है काव्य नायक को कि उनके कंधे पर किसी अजनबी ने हाथ रखा है और ये एक रहस्यात्मक स्थिति है। कौन हो सकता है वो? या तो वो रक्तलोक स्नात पुरुष, आत्मा की प्रतिमा, या जिसे परम अभिव्यक्ति कहा गया है वो है, या ये वो सिरफिरा भी हो सकता है जिसका गीत पिछले भाग में हमने पढ़ा था। वो कोई भी हो सकता है। नहीं नहीं ऊपर से गिरकर कंधे पर बैठ गया बरगद पात एक, क्या वह संकेत, क्या वह इशारा, क्या वह चिट्ठी है किसी की, बरगद आत्मा का पत्र है वह क्या, कौन सा इंगित। तो जब ऐसा लगा कि हाथ रख दिया है कंधे पर, तो उसका बोध परिवर्तित हो जाता है कि वो हाथ की छुअन नहीं है, वो छुअन जो है वो उसी बरगद के पेड़ से गिरे हुए पत्ते की छुअन है।
ये जो बरगद का पेड़ है, इसको अगर एक बार सुन लें फिर से, सिर्फ पंक्तियाँ दोहरा रहा हूँ ताकि ये ध्यान रहे कि जिस बरगद के पेड़ से वो पत्ती गिरी है कंधे पर, वो बरगद का पेड़ कैसा है। भयंकर बरगद, सभी उपेक्षितों, समस्त वंचितों, गरीबों का वही घर, वही छत, उसके ही तल को अंधेरे में सो रहे गृहहीन कई प्राण। अंधेरे में डूब गए डालों में लटके जो मटमेले चिथड़, किसी एक अति दीन पागल के धन वे। हाँ, वहाँ रहता है सिरफिरा कोई एक। तो ये वही बरगद का पेड़ है जहाँ पर वो सिरफिरा रहता है, और जो गरीबों का घर है, जो प्रताड़ित लोग हैं उनका घर है, यानी जिसका कोई ठौर नहीं, ठिकाना नहीं, वो बरगद का पेड़ उनके लिए घर है, और उसी से वो पत्ता गिरता है। उस पत्ते के गिरने पर ही एक प्रश्न इनके मन में उठता है कि ये कैसा इशारा है, ये कैसा संकेत है, क्या अर्थ है इसका। तो इसको फिलहाल यहीं रहने देते हैं, इस पर हम आगे बात में करेंगे लास्ट में, लेकिन फिलहाल इसे एक प्रश्न की तरह वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे कि कविता में कवि ने छोड़ा हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले बंद में कहते हैं, भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। तो भागते भागते ही जैसे बहुत सा समय बीत जाता है। भागना जो है वो एक तरह से बचने की प्रक्रिया है। उन लोगों से बचने की प्रक्रिया है जो लगातार उनको मारना चाह रहे हैं, और उनसे बचने के चक्कर में वो भागते हैं, लेकिन भागते भागते जब उनको मौका मिलता है, ठिकाना मिलता है, तो वो फिर उनकी विचार प्रक्रिया आगे शुरू हो जाती है, आत्मालोचन उनका शुरू हो जाता है। तो आप यूँ कहिए कि आत्मालोचन करते करते ही अचानक फिर वो देख लिए गए, उन पर हमला हुआ, और इसलिए वो भागते गए। कई मोड़ उन्होंने पार किए, लेकिन अब क्या होता है, बंदूक धाए धाए, मकानों के ऊपर प्रकाश सा छा रहा गेरुआ। तो यहाँ पर जो एक शब्द है वो है बंदूक। बंदूक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बंदूक का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब मामला आर या पार का हो, यानी कि जान से खत्म कर देने की ये लड़ाई एक तरह से चल रही है, और उसके फलस्वरूप क्या आता है कि मकानों के ऊपर प्रकाश सा छा रहा गेरुआ। तो यहाँ पर एक बात समझने की है कि ये गेरुआ प्रकाश क्या है। तो ये कहा जा सकता है कि ये बड़ा एक अस्पष्ट सा बारूद और आग का रंग है। तो एक ऐसा रंग जो कि हमले होने के कारण, आक्रमण होने के कारण, बारूद के कारण एक तरह से सारे आकाश में वो पसर गया है, वहाँ उसकी बात हो रही है। इस पंक्ति पर एक संदर्भ मिलता है रामविलास शर्मा जी का, जो उन्होंने मुक्ति बोध का आत्म संघर्ष और नई कविता नाम के अपने निबंध में लिखा है। वो कहते हैं कि त्रास की यह भावना समाज में वास्तविक संघर्ष से व्यवस्था के रक्षकों और व्यवस्था को बदलने वालों के संघर्ष से उत्पन्न हुई। तो निश्चित रूप से ये इसे यहाँ त्रास की भावना को पढ़ रहे हैं। त्रास का मतलब होता है डर, भय, तकलीफ। तो एक तरह से ये भावनाएं यहाँ पर स्थापित हो चली है, और ये संघर्ष से पैदा हुई है। किस संघर्ष से? जो दो तरह के लोगों के बीच चल रहा है। एक तो वो जो व्यवस्था के भीतर है और इसको वैसे ही रहना चाहते हैं, और दूसरे वो जो इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। यानी कह सकते हैं कि एक तरह से डेमोक्रेटिक लड़ाई वह बंदूक से लड़े जाने का समय यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और इसी कारण
वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। आगे कहते हैं, भागता मैं दम छोड़, घूम गया कई मोड़, घूम गई पृथ्वी, घूम गया आकाश, और फिर किसी एक मुदे हुए घर की पत्थर सीढ़ी दिख गई, उस पर चुपचाप बैठ गया सिर पकड़ के। तो कहते हैं कि घूम गई पृथ्वी, घूम गया आकाश। इसका अर्थ यह है कि जब वो कई मोड़ भाग रहे हैं, वो दम लगा रहे हैं, तो ऐसे में ये एक बात समझ में आती है कि जैसे कहीं जगह नहीं मिली। लगभग जितनी संभावित ठिकाने थे उनको एक तरह से परख लिया गया, लेकिन कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिला। जैसे हर जगह हमलावरों के पहुंच में वहां पर थी। इसीलिए ये उन्होंने कहा है कि घूम गई पृथ्वी, घूम गया आकाश, यानी कि उस वक्त उनकी सीमा में जितना कुछ जमीन थी, जितना कुछ छुपने की जगह थी, वो सारी की सारी अगर देखें तो वहां पर हमलावरों की पहुंच हो गई थी। फिर उनको एक जगह मिलती है, कहा, मुदे हुए घर में। मुदे हुए घर की सीढ़ियों पर, पत्थर सीढ़ियों पर। लेकिन ये मुदा हुआ घर किसे कह सकते हैं? मुदी आंखें कहते हैं। तो मुदा हुआ घर क्या हो सकता है? कि जहाँ हलचल न हो या बंद हो, और उसके भीतर भी डर पसर गया हो, यानी किसी भी तरह के जीवन का कोई प्रमाण नहीं मिलता हो, निष्क्रिय हो, जहाँ पर जिसे देखकर कोई अंदाजा न लगा सके कि वहाँ पर कुछ बचा होगा या कुछ रहा होगा। तो ऐसी जगह की पत्थर वाली सीढ़ी पर वो बैठ जाते हैं। आगे कहते हैं, पत्थर सीढ़ी दिख गई, उस पर चुपचाप बैठ गया सिर पकड़कर। फिर आगे कहते हैं, दिमाग में चक्कर चक्कर भवरे। तो वो बैठ तो गए हैं सीढ़ियों पर, लेकिन अब यहाँ से एक अगला दृश्य शुरू होता है कि वो मकान की सीढ़ियों पर सर पकड़ के बैठे हैं, और दिमाग में चक्कर और भंवरे आने लग गए हैं। यानी कि अब जो दृश्य है वो सीढ़ी, घर की सीढ़ी से अब उनके दिमाग के भीतर सीन शुरू हो जाता है। यानी कि अब जो भी आगे की जो बात बनेगी, आगे जो बात कही जाएगी, वो सब की सब उनके दिमाग के भीतर ही जा करके चीज़ें मिलेंगी। लेकिन उसमें भी एक स्ट्रक्चर है, उसको आप समझिए कि दिमाग में चक्कर चक्कर भंवरे, भंवरों के गोल गोल केंद्र में दिखा स्वप्न सरीखा, भूमि की सतहों के बहुत बहुत नीचे अंधियारी एकांत प्राकृत गुहा एक। दिमाग में चक्कर और भंवरे आने लगे, यानी कि एक जो भीतरी अस्थिरता है उसका तीव्र बोध उनको होने लगा। और भीतर के जो दृश्य शुरू हुए, तो उसे यूं देख सकते हैं कि दिमाग में एक चक्राकार घूमता भंवर है, और उसके गोल के केंद्र में स्वप्न आता है, और उसमें एक गुहा है जिसे प्राकृत कहा गया है। तो इसे फिर से अगर देखें कि चक्कर आ रहे हैं, चक्कर जो है वो भंवरों की तरह दिख रहे हैं। भंवरों के केंद्र में जो गोल बना हुआ है, उस गोल में स्वप्न है, और उस स्वप्न के भीतर एक प्राकृत गुहा दिखती है। अब इसे प्राकृत गुहा क्यों कहा है, ये इसी कविता में आगे एक लाइन आई है, उसी के आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि उसकी जो भीतें हैं, उसकी जो दीवारें हैं, वे बेडोल हैं, इसलिए उसको प्राकृत गुहा का नाम दिया गया है। तो वो प्राकृत गुहा के भीतर पहुंच जाते हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, विस्तृत खो के सावले तल में तिमिर को भेद कर चमकते हैं पत्थर। तो वो जो गुहा है उसमें एक तल है जो सावला है, सावला है यानी अंधेरे में है,
और अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सांवलापन लिया हुआ अंधेरे में है तो बहुत स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन इसी अंधेरे को चीरती है पत्थरों और रेडियो एक्टिव रत्नों की चमक। आगे वो कहते हैं कि विस्तृत खो के सावले तल में तिमिर को भेद कर चमकते हैं पत्थर, तेजस्क्रिय रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे, झरता है जिन पर प्रबल प्रपात प्रपात एक। तो वो गुहा का तल है, तल जो है वो बिल्कुल सावला है, अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन वहां पर उसके अंधेरे को चीरती है पत्थरों और रेडियो एक्टिव रत्नों की चमक। इन पत्थरों पर एक प्रबल प्रपात झरता है। प्रबल प्रपात, प्रपात का मतलब एक सशक्त किरणों का झरना जैसे इन पत्थरों के ऊपर गिरता है। फिर वो आगे कहते हैं कि इसे थोड़ा सा और समझे कि उस प्रपात का जल बहुत वेग या गति से गिरता है, बहुत तेजी से वो उन पत्थरों पर गिरता है। उसी के बारे में वो कहते हैं कि प्राकृत जल वह आवेग भरा है, द्युतिमय मणियों की अग्नियों पर से फिसल फिसल कर बहती है लहरें, लहरों के तल में से फूटती हैं किरणें, रत्नों की रंगीन रूपों की आभा फूट निकलती, खो की बेडौल भीते हैं झिलमिल। इसे आप यूं देखें कि पत्थरों पर एक प्रबल प्रपात झरता है, उस प्रपात का जल बहुत वेग या गति से गिरता है पत्थरों मणियों की चमक पर। इसे ध्यान से समझिए कि जो पत्थर चमक रहे हैं, मणियां चमक रही हैं, जब उन पर जल की लहरें फिसलती हुई गिरती हैं तो रत्नों का प्रकाश कई रंगों में अभिव्यक्त होने लगता है। यानी एक तो छोटी सी चमक है, हल्की सी चमक है जो मणियों के भीतर है, और एक किरणों की चमक है जो प्रपात के रूप में उन पत्थरों पर गिरती है। लेकिन जब वो किरणें जो है वो उन पत्थरों को छूती हैं, तब क्या होता है कि रत्नों के भीतर का भी जो प्रकाश है वो कई रंगों में अभिव्यक्त होने लगता है। जब किरणों की लहर पत्थरों पर पड़ती होगी तो वे कंपित होते होंगे, जिससे उनके भीतर का प्रकाश कई रंगों में विभाजित हो अभिव्यक्त होने लगता होगा। दोनों ही जो प्रकाश है वो मिलकर एक गति और हलचल बनाते हैं जो गुहा की बेडौल दीवारों पर झिलमिलाती है। यानी कि एक तरह से निर्जीव जो पत्थर थे उन पर जीवित प्रपात पड़ा और वे प्रकाशित हुए, और उनका जो प्रकाश है वो गुहा की जो बेडौल दीवारें हैं उन पर झिलमिलाने लग गया। और इस दृश्य को कौन देख रहा है? ये काव्य नायक देख रहे हैं। इसमें ये चीज ध्यान रखने की, जो रत्नों की अग्निमय आभा है वो तभी निखरती है जब उन पर लहरों के तल से किरणें प्रपात स्वरूप पड़ती हैं, बिना उसके वो नहीं निखर सकती। यानी ये जो प्रपात है कहाँ से आए, यह एक विषय अपने आप में है कि कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, पर रत्न अपने हैं और उन्हें जीवंत करने का काम एक प्रपात करता है जो किसी अज्ञात मूल से आता है। क्योंकि प्रपात का सोर्स जो है वो यदि आगे समझ आता है तो एक अलग बात है, लेकिन प्रपात जो है वो जीवन का ही प्रतीक है। और जीवन की जो ऊर्जा है वो उसे डिफाइन करना बड़ा कठिन, इसलिए उसे अज्ञात कह सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि पाता हूं निज को खो के भीतर। काव्य नायक अपने को उसी खो के अंदर पाते हैं। विलुप्त नेत्रों से देखता हूं द्वितीया, चमत्कृत नेत्रों से वो उस प्रकाश को देखते हैं। मणि तेजस्क्री हाथों में लेकर विभोर आंखों से देखता हूं उनको, और उनको उठा करके निमग्न होकर के, डूब करके उनको देखता हूं।
और क्या पाता हूँ अकस्मात, दीप्ति में वलित रत्न वे नहीं, अनुभव वेदना विवेक निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए। विचारों की रक्तिम अग्नि के मणिवे, प्राण जल प्रपात में घुलते हैं प्रतिपल, अकेले में किरणों की गीली है हलचल, गीली है झिलमिल। तो जो काव्य नायक है वे उन मणियों और रेडियो को उन रेडियो एक्टिव रत्नों को बहुत निमग्नता और भावुकता से देखते हैं। तो पाते हैं कि प्रपात के किरणों से जागृत वे रत्न उनके अपने अनुभव, वेदना और विवेक निष्कर्ष। तो मणियाँ और कुछ नहीं है बल्कि उनके खुद के जो जीवन के अनुभव हैं, वेदना की बात वो करते हैं। एक सनातनी करुणा की चर्चा हमने पिछले भाग में की थी, वो चीजें, और विवेक यानी गलत और सही के बीच जो चीज समझ बनाती है उसे विवेक कहते हैं। उससे उत्पन्न निष्कर्ष, ये चीजें ही वास्तव में वे हीरे के या मणियों के रूप में वहां पर मौजूद थे। तो वास्तविक जो मणियाँ है वो क्या है, वो वही जीवन के अनुभव है, विचार है और निष्कर्ष है, जिनसे कि जीवन की दिशाएं तय होती हैं। फिर देखिए जैसा कि वो आगे कहते हैं कि ये जो जैसे मणियाँ है ये जल प्रपात की किरणों से जागृत हो रही थी, तो कवि उसका अनुवाद जैसे स्वयं ही कर रहे हैं। किस रूप में कर रहे हैं कि विचार, अनुभव और निष्कर्ष हर पल अब जीवन में चरितार्थ हो रहे हैं और उसे दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह से जो विचार, अनुभव, निष्कर्ष है उनका जीवन के साथ सम्मिलन, इसी को वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि उससे जीवन दृष्टि बन जा रही है। इसी के बाद वो कहते हैं, विचारों की रक्तिम अग्नि के मणि वे, प्राण जल प्रपात में घुलते हैं प्रतिपल, अकेले में किरणों की गीली है हलचल, गीली है झिलमिल। तो ये जो मिलन हुआ है इसी का परिणाम है कि अकेला जीवन अब सूखा या निष्क्रिय नहीं रह गया, अब वह गीला हो गया है या सक्रियता की ओर अग्रसर है। प्रपात जीवन है और मणियाँ विचार। इस बात को यहाँ ध्यान में रखना जरूरी है कि जो प्रपात है वो जीवन है और मणियाँ जो है वो विचारों का स्वरूप है। दोनों को एक कर न देख पाने के कारण सब कुछ निष्क्रिय था। उनको एक रूप में नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए जो जीवन था वो निष्क्रिय था। तो ये एक तरह से यहाँ एक चीज ये भी देखनी है कि अकस्मात शब्द का इस्तेमाल मुक्ति बोध जी ने किया है, और वो रत्न नहीं, विचार, अनुभव और निष्कर्ष इस रूप में उसको लेना है। फिर जो इस भाग का अंतिम बंद है उसमें वो आगे क्या कहते हैं, ये पहचान लेने के बाद वो कहते हैं, हाय हाय मैंने उन्हें गुहावास दे दिया। गुहा में ही वो सारे मणि और रत्न पड़े थे, और अब उनको ये भान होता है, ये समझ आती है कि उन्होंने ही उन विचार, अनुभव और निष्कर्ष रूपी मणियों को गुहावास दे दिया था। लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित, जनोपयोग से वर्जित किया और निषिद्ध कर दिया, खो में डाल दिया। वे खतरनाक थे, बच्चे भीख मांगते, खैर यह न समय है, जूझना ही तय है। तो अगर इस बंद पर हम ध्यान दें तो सीधे सीधे कहते हैं कि जो
रत्नों, मणियों और प्रपात यानी विचार, अनुभव, विवेक, निष्कर्षों के जीवन से सम्मिलन का दर्शन उनमें यह ग्लानि उत्पन्न करता है कि उन्होंने स्वयं ही इन्हें मन के भीतर गुफा में डाल दिया था और इसीलिए वे स्वयं को ये उलाहना दे रहे हैं। उन्हें बहुत पीड़ा है अपने आप से कि ये जो तमाम चीजें उनके जीवन के केंद्रीय वस्तुएं थी, उनको खुद उन्होंने गुहावास दे दिया था और इसीलिए यहाँ स्वयं पर वो खींच रहे हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा है। वे मानते हैं कि उन्होंने इन विचारों, अनुभवों और विवेक निष्कर्षों को जीवन से दूर कर उन्हें जनोपयोगी न रहने दिया और लोकहित में सहायक नहीं होने दिया। यानी कि अगर वे उनके सही प्रयोग करते तो ऐसा होता कि जो जनजीवन है उसमें उनके इन विचारों का बहुत अच्छा उपयोग चीजों को सुधारने में, निर्मित करने में हुआ होता। जो पिछला भाग था उसमें उन्होंने लोकहित को पिता की संज्ञा दी, उन्होंने पिता माना था। तो एक प्रकार से यह पिता को निष्क्रिय कर उसकी इति करने का ही कार्य था जो काव्य नायक ने किया था। यानी कि एक तरह से अपने पिता को ही कैद कर देने की एक चित्र यहाँ पर बनता है। उन्हें नकार देने की भावना जो है वो यहाँ पर दिखती है और इसी कारण उनकी उलाहना जो है वो अपने ऊपर दिखती है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति वो कहते हैं जो संकेत तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत गहरी स्थिति में ले जाता है, क्योंकि ये उस कारण का विवेचन है या उस कारण का उद्घाटन है जिसकी वजह से उन्होंने इन रत्नों को, मणियों को गुहावास दिया था। क्या कहते हैं? कहते हैं वे खतरनाक थे। सवाल है कि वे कौन थे? वे शब्द का उपयोग किसके लिए वो कर रहे हैं? तो निश्चय ही वे शक्तियां जो काव्य नायक को अभी मार डालना चाहती हैं, ये उन्हीं के लिए वे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे खतरनाक थे। तो वो कितने खतरनाक थे वो इस वक्त समझा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ही आकाश को गेरुए रंग में बदल दिया। उन्होंने ही बंदूकों का, बारूदों का, आग का रंग नीले आकाश में फैला दिया। ब्रैकेट में मुक्तिबोध काव्य नायक के द्वारा ये कहते हैं कि बच्चे भीख मांगते। तो किसके बच्चे? काव्य नायक के बच्चे। यानी कि एक तरह से काव्य नायक जैसे धीरे से इन रत्नों को खो में डालने का मूल कारण बताते हैं कि बच्चे भीख मांगते। अर्थात यदि वे उन मणियों को लेकर जीवन का संघर्ष करते तो उनके बाद बच्चों का जीवन संकटमय होता। यही कारण है कि उन्हें उन मणियों को खो में डालना पड़ा। ये उस कारण की विवेचना है जिसकी वजह से रत्नों को गुहावास दिया। लेकिन इसके बाद अंत में वो कहते हैं यह न समय है, जूझना ही तय। आगे इस भाग को यही विराम देते हुए वो ये स्पष्ट कर देते हैं कि अभी का जो समय है वो इस चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त दमनकारी शक्तियों से मोर्चा लेने का समय चल रहा है। तो देखा जाए तो एक अंतर कथा इस बंद में छिपी हुई है, जहाँ बच्चों की तरफ इशारा है और उसे फिलहाल टाल दिया गया है। तो इस तरह से देखें तो एक आत्मग्लानि की बात यहाँ पर आती है। अब देखिए कि ये जो आत्मग्लानि है
इस पर डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने अपने लेख नए कविता और मुक्तिबोध का पुनर्मूल्यांकन, उन्होंने एक लेखिका आग्नेशिका सोनी के माध्यम से, उनके हवाले से एक बात कही है। आग्नेशिका सोनी जी ने मुक्तिबोध पर एक लेख लिखा था जो आलोचना पत्रिका में छपा था। तो जो रामविलास जी का उद्धरण है वो इस प्रकार है कि ओ काव्यात्मन फणिधर, चंबल की घाटी और अंधेरे में कविताओं में मन की मणियों को अवचेतन में डालने का पछतावा है। यह कवि का अपना पछतावा है। इस बारे में लेखिका कहती हैं, उन मणियों को अवचेतन की खो में डाल देने की अपनी क्रिया पर गहरा पछतावा अपनी समझौतावादी निष्क्रियता का दुख, नीच अपराध भावना का कारण है, जिससे उत्पन्न अंतर्द्वंद मुक्तिबोध की उन दो लंबी कविताओं में सबसे संपूर्ण और सशक्त रूप में प्रकट हुआ है। इस उद्धरण से तो यही बात समझ आती है कि ये काव्य नायक के साथ जो गुजरा है या जो कुछ हुआ है वो कवि के अपनी कथा, वो कवि पर गुजरा है, और इस अर्थ में जो समझौते किए वो कवि ने किए, और मणियों को अवचेतन में कवि ने डाला। और इसी बात को अगर हम देखें तो इस पछतावे से जो अंतर्द्वंद है वो मुक्तिबोध जी के ही अंतर्द्वंद है। लेकिन रामविलास जी की इसी धारणा का खंडन नामवर जी ने अंधेरे में पुनश्च नामक लेख में किया है। वो इस प्रकार है कि मुक्तिबोध पर अस्तित्ववाद के प्रभाव के रूप में एक बात और कही गई है, अपराध बोध या पाप बोध। इस संदर्भ में यह भी कहा गया है कि आत्मभर्त्सना का ऐसा प्रखर स्वर हिंदी के किसी दूसरे कवि की रचनाओं में सुनाई नहीं देता। मुक्तिबोध की रचनाओं में आत्मभर्त्सना का स्वर असंदिग्ध है, लेकिन इस आत्मभर्त्सना को स्वयं मुक्तिबोध की आत्मभर्त्सना कहना भारी भ्रम है। यानी नामवर जी ये स्पष्ट करते हैं कि वो मुक्तिबोध की अपनी कथा नहीं है। वो कहते हैं आगे कि वस्तुतः मुक्तिबोध ने अपनी रचनाओं में मैं के द्वारा अपने पूरे मध्य वर्ग की आत्मभर्त्सना को अभिव्यक्त किया। तो वो मुक्तिबोध की आत्मभर्त्सना नहीं है, वह मध्य वर्ग की भर्त्सना है। इसको नामवर जी स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए इस अपराध बोध को अस्तित्ववादी व्यक्ति की अपराध स्वीकृति समझना भूल है। यानी कि मुक्तिबोध अपनी कविता में कोई अस्तित्ववादी सिद्धांत या उद्देश्य लेकर चल रहे थे, इसका खंडन नामवर जी यहाँ पर करते हैं। तो कुल मिलाकर के इस भाग में हम क्या चीजें समझ सकते हैं, अगर एक बार उसको कुछ बिंदुओं में देखें तो एक तो यह है कि जीवन के जो दबाव है वो अपने मूल से काट देते हैं। जो वातावरण जिसमें हम जीते हैं, जो स्थितियां प्रकट होती हैं, वो हमारे अपने चिंतन से, हमारे अपनी मूल समझ से ही हमको काट देती है। ये एक अर्थ यहाँ पर बनता है। दूसरा ये कि अंतर्मन की यात्रा से खोया व्यक्तित्व पाया जा सकता है। यानी कि अपने बोध का जो समय है, जो पल है, वो एक तरह से अपने मन के भीतर ही उसको खोजा जा सकता है। वहीं से कुछ निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं। और एक बात और जो यहाँ कही जा सकती है वो ये है कि ये भाग बहुत छोटा है, पांचवा भाग, लेकिन देखा जाए तो बहुत सघन है। और न केवल सघन है बल्कि निर्णायक है, क्योंकि कमर कसकर आगे लड़ने की लड़ाई का निर्णय काव्य नायक इसी छोटे से भाग में लेता है। तो एक बात और रह गई जो शुरू में की थी कि
जो ये संकेत मिला था बरगद के पत्ते गिरने का, ये क्या था और कौन था? तो कौन हो सकता है, इसका उत्तर तो संभवतः यही हो सकता है कि वो सिरफिरा रहा होगा, क्योंकि वही बरगद के पेड़ के पास था। लेकिन वो बरगद पेड़ बहुत विराट संभावनाओं से भरा हुआ है। तो उसको हम एक ऐसा व्यक्तित्व कह सकते हैं जो कि सही दिशा देने का काम कर रहा है, गाइड कर रहा है। तो ये संकेत वहीं से आ रहा है। और उस बरगद के पत्ते का गिरने का संकेत ये भी था कि आगे चल करके जो अपने जो छिपे हुए मणि और रत्न, उसका साक्षात्कार होने वाला है। ये आगे की दिशा का एक संकेत भर हम इसको ले सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम अगले भाग की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।